हेलो गाइस, दिस इज मनीष कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल MKP क्विक इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे ये इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन और आज हम पढ़ने वाले थे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, जैसे मैंने पिछली बार पढ़ाया था, लाइन बाय लाइन पढ़ाने से एक टाइम वेस्ट हो रहा है, तो इसलिए मैं सिर्फ वही पॉइंट्स बताया करूँगा जो इम्पोर्टेंट है और कुछ भी इसमें छूटेगा नहीं आपका। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और सिलेबस भी हमारा जल्दी कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन में बाधाएं कौन कौन सी आती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा बैरियर है वो है कोड। अब इस पॉइंट में बताया गया कि जो एड्रेसर है और एड्रेसी है, मतलब जो सेंडर है मैसेज का और जो रिसीवर है, उन दोनों की अगर लैंग्वेज डिफरेंट है तो वो जो मैसेज सेंड किया गया है वो जो रिसीवर है वो समझ नहीं पाएगा। जैसे सेंडर की जो लैंग्वेज है, अगर वो फ्रेंच में लिख रहा है और रिसीवर फ्रेंच समझता ही नहीं है तो वो मैसेज को समझ ही नहीं पाएगा। तो ये एक बैरियर है। फिर अगला बैरियर है वोकैबुलरी, मतलब डिफरेंट फील्ड्स की डिफरेंट वोकैबुलरी होती है। मेडिकल फील्ड की अलग होती है, टेक्निकल की अलग होती है और बिजनेस फील्ड की अलग होती है। तो अलग अलग फील्ड की अलग अलग वोकैबुलरी होती है, तो जरूरी नहीं है कि सबको सभी वोकैबुलरीज पता हो। तो ये वोकैबुलरी भी उसी तरह एक बैरियर का काम करती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, द मार्केट डिक्लाइन अंडर द परसिस्टेंट बियर हैमरिंग। अब यहाँ पे इसका मतलब सिर्फ वही समझ पाएगा जिसको मार्केटिंग की नॉलेज हो। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बोला है कि टेक्निकल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि वोकैबुलरी जो होती है वो मेडिकल फील्ड की और टेक्निकल फील्ड की अलग अलग होती है, उसी तरह से जो टेक्निकल और सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि साइंस के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, थर्मोडायनेमिक्स है एक फील्ड है और क्वांटम मैकेनिक्स एक फील्ड है, तो सबको हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, तो वो भी उस तरह से एक बैरियर का काम करता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्लैक होल का, तो ब्लैक होल सभी लोगों को नहीं मालूम होगा। जिन लोगों ने साइंस पढ़ी होगी उन्हीं को मालूम होगा, या जिन्होंने न्यूज़ में इसके बारे में सिर्फ उन्हीं को मालूम होगा। अब नेक्स्ट हमारा बैरियर आता है बैकग्राउंड नॉलेज एंड शेयर एजेंसीज, मतलब हम किसी चीज़ को जब इंटरकनेक्ट करते हैं तब उसमें हमारी बैकग्राउंड नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगर हमको उसकी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं पता है किसी सब्जेक्ट की या किसी कंटेंट की, तो भी हमको मैसेज को रिलेट करने में प्रॉब्लम होती है। अब नेक्स्ट हमारा बैरियर है प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, एसेंट एंड स्ट्रेस, मतलब हम किसी वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, हम टोन कौन सा यूज़ करते हैं, हमारा एसेंट क्या है और हम वर्ड्स को कैसे स्ट्रेस करते हैं। तो ये सब जो हम अगर प्रॉपर वे में करेंगे तभी हमारा मैसेज अच्छे तरीके से डिलीवर होगा, अदरवाइज जो रिसीवर है वो उसको समझ नहीं पाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा बैरियर है कल्चर बैरियर। कल्चर भी एक बैरियर की तरह होता है क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, तो जो कल्चर का जो डिफरेंस होता है वो सभी लोग समझ नहीं पाते, तो ये भी इस तरह एक बैरियर का काम करता है। फिर है फिजिकल एनवायरनमेंट। इस बैरियर में जैसे कि नॉइस आता है और एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस, जैसे कि फिजिकल नॉइस हो गया, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो बगल में डीजे वगैरह बज रहा है, तो जो रिसीवर है वो मैसेज के आपको जो कन्वे कर रहे हैं वो समझ नहीं पाएगा, तो ये फिजिकल एनवायरनमेंट वाले में बैरियर में आता है। फिर है अफेक्टिव बैरियर्स। इसमें कुछ पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप डिप्रेशन में है, परेशान है, डर है, आपका एटीट्यूड कैसा है, या मोटिवेशन, बिलीफ, मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं। जैसे अभी आपका दिमाग खराब है तो अगर कोई आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश करेगा तो आप समझेंगे नहीं, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो अफेक्टिव फैक्टर्स में आती हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि हमारा एक्सप्रेशन के बेसिस पे है रिटन, ओरल और जेस्चरल, 3 टाइप से कम्युनिकेशन होते हैं। फिर फ्लो के बेसिस पे है इंटरनल और एक्सटर्नल है। फिर रिलेशनशिप के बेसिस पे है फॉर्मल इनफॉर्मल। अब वेरियस मीडिया ऑफ एक्सप्रेशन, रिटन, ओरल एंड जेस्चर। अब इस टॉपिक में बताया गया कि जो कम्युनिकेशन है वो अलग अलग मीडिया के थ्रू की जा सकती है, जैसे कि रिटन में स्पीच हम बोलकर, या जेस्चर के थ्रू, या हमारे एक्शंस के थ्रू। फिर आगे बोलता है कि जब कोई व्यक्ति मैसेज डिलीवर करता है तो वो किसी मतलब राइट करके भी मैसेज को डिलीवर कर सकता है, या किसी पिक्चर को ड्रॉ करके भी अपने मैसेज को कन्वे कर सकता है, और अलग अलग साउंड निकाल के भी अपने मैसेज को डिलीवर कर सकता है। बोल रहा है कि जब भी हम कोई मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसके बारे में सोचते हैं, यानी कि हम पहले उसके बारे में बोल देते हैं। स्पीच पहले आती है, फिर जो राइटिंग है वो सेकेंडरी होती है। फिर आगे बताता है कि कुछ लैंग्वेज ऐसे होती हैं बस खाली जो बोली ही जाती हैं, उनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, जैसे कि डेफ लोग जो होते हैं, जो बहरे लोग होते हैं, उन लोग बस खाली वो लोग जो होते हैं वो जेस्चर में अपने बात करते हैं, उनकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है।
फिर बोल रहा है कि जो वर्क प्लेस जो हमारे होते हैं, जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पे जो हम कम्युनिकेशन करते हैं वो रिटर्न में करते हैं ज़्यादातर, जैसे कि ईमेल्स के थ्रू या लेटर्स के थ्रू या सर्कुलर्स के थ्रू या ऑफिस मेमोरेंडम्स के थ्रू या न्यूज़ लेटर्स के थ्रू, ब्राउचर्स के थ्रू, बुलेटिन्स के थ्रू, रिपोर्ट्स और मैनुअल्स, हाउस जर्नल्स, मैगजीन्स etc। अब यहाँ पर इसका एक फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो मतलब कोई भी ऑर्डर या सर्कुलर आता है तो वो रिटर्न में होता है, जो कि एक सबूत की तरह भी काम करता है, वो मैं आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर बोला है कि जब हम ऑफिस में ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ रिटर्न में ही कम्युनिकेशन करते हैं, हम ओरल भी कम्युनिकेशन करते हैं। बता रहा है कि एक्सप्रेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज इज नोन एज जेस्चरल कम्युनिकेशन, मतलब जब हम बॉडी एक्सप्रेशन के थ्रू जब कोई मैसेज कन्वे करते हैं तो हम उसको बोलते हैं जेस्चरल कम्युनिकेशन। अब बोला कि कौन जो है वो नोडिंग ऑफ हेड से फेमिलियर नहीं है, मतलब जब भी हमको किसी चीज़ के लिए ना करना होता है तो हम हेड को अपने मतलब सिर को अपने साइड बाय साइड हिलाते हैं, तो उसका मतलब होता है नो। और जब हमको यस करना पड़ता है तो हम अप डाउन में हिलाते हैं, उसका मतलब होता है यस। अब बोल रहा है कि ये जो सिचुएशन है आपने कई बार एक्सपीरियंस की होगी, जब कोई मेहमान आपके घर पे आता है और आप कुछ गलत काम करते हैं तो आपके पेरेंट्स जो है आपको मना करने के लिए बिल्कुल यही जेस्चरल कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। अब इस वाले टॉपिक में है डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। देखिए अब इसको मैं थोड़े से शब्दों में समझा दूंगा आपको। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब ऐसा कम्युनिकेशन जो किसी हायर अथॉरिटी से आया है और वो किसी एम्प्लॉय के लिए, मतलब किसी नौकर के लिए, तो ऐसे मतलब जो ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की तरफ आता है वैसे कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि जैसे आपके प्रिंसिपल ने कोई सर्कुलर निकाला या कोई नोटिस दिया स्टूडेंट्स को, तो वो पहले प्रिंसिपल्स के थ्रू आएगा टीचर्स को, फिर टीचर्स के थ्रू आएगा स्टूडेंट्स के पास, तो ये हो गया हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है वो इसका अपोजिट होता है। इसमें एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अपने सुपीरियर को या अपने एम्प्लॉयर को कुछ सजेशंस दे सकते हैं किसी रूल के चेंज के लिए या फिर अपनी कंपनी के फायदे के लिए, कोई भी जो उनको लगता हो कि ये कंपनी के लिए अच्छा है सजेशन दे सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या लेटरल कम्युनिकेशन हम उसको बोलते हैं जो कि सिमिलर डेजिग्नेशन के पर्सन्स के बीच में होती है, जैसे कि मैनेजर्स है, दो मैनेजर्स हैं, एक प्रोडक्शन मैनेजर है और एक मार्केटिंग मैनेजर है, तो दोनों मैनेजर्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होगी हम उसको हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन बोलते हैं। फिर आएगा फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये तो सभी जानते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में मतलब एक सिस्टमेटिक वे में हम किसी चीज़ को या किसी मैसेज को डिलीवर करते हैं। इनफॉर्मल वे में मतलब हम ऐसे ही ये सिंपली हम कह सकते हैं कि हम इसको ओरली भी करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ओरल कम्युनिकेशन को ही रखते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में रिटर्न होता है, ईमेल में होता है, वही चीज़ इसमें बताई गई है। कम्युनिकेशन डन थ्रू द चेन ऑफ कमांड इज नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन, मतलब एक सीक्वेंस में जो कम्युनिकेशन की जाती है उसको हम फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं। इट इन्वॉल्व द ट्रांसमिशन ऑफ official message in formal organization structure. Such communication is planned and established by management and clearly indicates the hierarchical relationship involved, and these generally are in writing. इसके examples हैं orders और decisions जितने भी होते हैं। फिर informal communication जो होता है इसका उल्टा होता है। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिटर्न और ओरल कम्युनिकेशन। रिटर्न का मतलब तो सभी जानते हैं, जो हम लिख कर किसी चीज़ को या किसी मैसेज को हम भेजते हैं अपने रिसीवर के पास। और ओरल कम्युनिकेशन मतलब हम किसी बात को बोल कर जो करते हैं। अब इस टॉपिक में जो है रिटर्न और ओरल कम्युनिकेशन के डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं, तो वही हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें बोला गया कि वन मेक्स यूज ऑफ साउंड्स अदर ऑफ सिम्बल्स, मतलब जब हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम उसमें साउंड का यूज़ करते हैं, और जब हम रिटन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम सिंपल्स जो कि हमारे लेटर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं। द स्पीकर हैज़ अवेलेबल टू हिम हर द फुल रेंज ऑफ वॉइस क्वालिटी इफेक्ट एज वेल एज फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर्स, जेस्चर सिस्टम, बट दिस पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स आर डिनाइड टू राइटर। बोला है कि जब हम ओरल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो स्पीकर जो होता है उसके पास उसकी फुल वॉइस होती है, मतलब लाउडली वो बोल सकता है, फेशियल एक्सप्रेशंस को दे सकता है, पोस्चर जेस्चर्स अपने शो कर सकता है, बट ये सब जो होता है वो रिटन कम्युनिकेशन में नहीं हो पाता है। फिर आगे बोलना है कि जो स्पीकर होता है ओरल कम्युनिकेशन में वो हियरर को, यानी कि जो हमारा मैसेज को रिसीव कर रहा है
फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, लेकिन रिटर्न में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर जो रीडर होता है मैसेज का वो एब्सेंट होता है। अब यहाँ पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं ओरल कम्युनिकेशन के। जैसे कि ओरल कम्युनिकेशन में जो होता है वो फेस टू फेस होता है। जो स्पीकर है यानी कि जो मैसेज को डिलीवर कर रहा है वो जो है वो रिसीवर के जो एक्सप्रेशन है उनको मॉनिटर कर सकता है और उसी के अकॉर्डिंग वो जो अपना नेक्स्ट सेंटेंस है अटरेंस जो है उसकी नेक्स्ट उसको वो बदल सकता है या उसी हिसाब से उसका अगला स्टेटमेंट क्या होगा उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकता है। फिर आगे बोलता है कि मतलब जो स्पीकर है वो उसको अपने टाइम के लिए उसको बोलते रहना चाहिए, उसको कब अपने टर्न को रोकना है यानी कि कब चुप होना है और कब जो है अपने इंटरलोकेटर को यानी कि जो रिसीवर है मैसेज को उसको टर्न देना है अपनी बात बोलने के लिए। तो ये सब उसको पता होना चाहिए। बोला है कि जो ओरल कम्युनिकेशन में जो स्पीकर है उसको मतलब उसकी कमांड होनी चाहिए कन्वर्सेशनल स्किल्स के ऊपर, तभी तो वो अच्छी तरह से अपनी बात को कन्वे कर पाएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि एक अच्छा एडवांटेज ओरल कम्युनिकेशन का ये है कि वो जो है अपने इंटरलोक्यूटर को ऑब्जर्व कर सकता है और उसी हिसाब से अपने मैसेज को मॉडिफाई कर सकता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ओरल कम्युनिकेशन का वो ये है कि ये क्विकर होता है यानी कि जल्दी से कन्वे किया जाता है और इकोनॉमिकल होता है, इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता। फिर उसके बाद जो बोल रहा है कि तीसरा पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं कि डाउट्स जो होते हैं इसमें और मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है वो ऑन द स्पॉट जो है क्लियर कर जा सकते हैं, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं हो सकता, आपको रिस्पॉन्स के लिए वेट करना पड़ेगा। अब इस वाले जो पैराग्राफ है उसमें ये बोल रहा है कि जो हम कोई भी मैसेज जब हम बोल के कन्वे करते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज होती है या टोन होती है वो अलग अलग होती है हर इंसान की, क्योंकि ये जो हमारी अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये हमारी जो सेकंड लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज तो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है। जैसे मेरी हिंदी है, आप सभी की भी हिंदी होगी, कई लोगों की पंजाबी होगी, कई लोगों की भोजपुरी होगी, तो सबकी अलग अलग होती है। तो वो जो उनका एसेंट है या बोलने का तरीका है वो अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए जो ओरल कम्युनिकेशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने में कई बार। और यहाँ पे जो ये जो ओरल कम्युनिकेशन है वो थोड़ा कम स्ट्रक्चरल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सेंटेंस होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं, जबकि रिटन में ऐसा नहीं होता। अगर आप कोई सेंटेंस इनकम्प्लीट छोड़ते हैं तो उसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाता है या मीनिंग ही पूरा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे इसका जो बिगेस्ट डिसएडवांटेज बताया गया है ओरल कम्युनिकेशन का, ये लेस रिलायबल है क्योंकि ये फ्यूचर में होता ही नहीं है, जो हमने बोला बस बोल के खत्म। लेकिन रिटर्न जो होता है वो एक सबूत के तौर पर रखा जा सकता है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। फिर उसके बाद एक इसका डिसएडवांटेज यहाँ पर बताया गया कि जो ओरल कम्युनिकेशन है वो लेंथी मैसेजेस के लिए नहीं होता, क्योंकि आप बहुत देर तक खड़े होकर कहीं पर नहीं बोल सकते। अब यहाँ पर रिटर्न कम्युनिकेशन के जो है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताए गए हैं। पहला एडवांटेज तो इसका ये बताया कि जो हमारा जो रिसीवर होता है मैसेज का वो वहाँ पर होता नहीं है जब हम लेटर को लिख रहे होते हैं, लेटर को या ईमेल को, जो भी चीज़ हम लिख रहे हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसको देख सकते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। जो हमने पहले से लिखा हुआ है उसको हम फाड़ कर दोबारा फेंक सकते हैं, हम डिक्शनरी को प्रेफर कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हम चेंज उसको भेजने से पहले कर सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। बट यहाँ पर इसका एक डिसएडवांटेज बताया गया कि जो उसका इमीडिएट फीडबैक है, जो कि हमको ओरल कम्युनिकेशन में तुरंत मिल जाता था। जैसे कि मैंने आपसे कोई बात कही और आपको समझ में नहीं आए तो आप तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं ओरल कम्युनिकेशन में, बल्कि रिटन कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता है, उसके लिए आपको रिस्पॉन्स का वेट करना पड़ता है। अब यहाँ पर इसका एक और बेनिफिट बताया गया है रिटन कम्युनिकेशन का, इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यूनिफॉर्म मैनर में होती है और उसमें रिस्क जो होता है मैसेज को अल्टर करने का वो बहुत कम होता है। जैसे कि इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि मैंने किसी को मैसेज भेजने के लिए किसी तीसरे आदमी को पकड़ा और मैंने उसको अपनी बात कही कि ये जाकर उस तीसरे आदमी से बोल देना, लेकिन वो जिसको मैंने वो मैसेज डिलीवर करने के लिए बोला है तो वो अपनी तरफ से उसमें भी कुछ ऐड ऑन कर सकता है, लेकिन जो रिटन कम्युनिकेशन है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें जो भी मैं मैसेज लिख कर दूंगा वो आदमी जो रिसीवर है मैसेज का उसको जाकर देगा और वो जो रिसीवर है वो लेटर खोल कर पढ़ लेगा। तो उसमें जो मैसेज को अल्टर करने वाली जो मतलब मैसेज को बदलने वाली जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है रिटन कम्युनिकेशन में, लेकिन ओरल में ऐसा नहीं होता। सिंस इट इज पुट इन ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट का मतलब जो ये कम्युनिकेशन है वो रिटन में होती है। ये एक फ्रेज है ब्लैक एंड वाइट, मतलब कोई भी चीज़ हम रिटन में जो करते हैं उसको हम बोलते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। अब ये जो रिटन कम्युनिकेशन एक परमानेंट रिकॉर्ड की तरह भी काम करती है, जिसको हम फ्यूचर में रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं कि किसी ने मेरे को ये ऑर्डर दिया था या ये इन्फॉर्मेशन दी थी और इसी के अकॉर्डिंग मैंने कोई काम किया है, तो ये आपके एक सबूत की तरह भी काम करता है रिटन कम्युनिकेशन। अब इसमें बोल रहा है कि रिटन कम्युनिकेशन जो होता है वो कंप्लीट होता है, प्रिसाइज यानी कि छोटा होता है और
अनएम्बिजियस होता है, मतलब कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जो भी आप कहना चाहते हैं उसमें साफ साफ लिखा होगा। अभी बोला है कि जो रिटन कम्युनिकेशन है उसको हम रिपीट कर सकते हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे कि मैंने कोई ईमेल लिख दिया, अब मैंने किसी को सेंड कर दिया वो ईमेल, अगर मेरे को रिस्पांस नहीं मिलता है तो मैं उसको दोबारा से फॉरवर्ड कर सकता हूँ, कई बार फॉरवर्ड कर सकता हूँ और कई जनों तक फॉरवर्ड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर इसका एक डिसएडवांटेज जो बताया कि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें लिखने में टाइम बर्बाद होता है। भले एक बार मेरा टाइम बर्बाद हो लेकिन लिखने में उसका टाइम तो बर्बाद होता ही है। इसीलिए ये एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि अगर मैं लेटर लिख रहा हूँ तो उसमें मेरे को पेपर पेन चाहिए, फिर उसको पोस्ट करने के लिए मेरे को उसका खर्चा देना पड़ेगा। ईमेल में भी जब हम लिखते हैं तो उसमें मेरे को नेट की कॉस्ट लगती है और जो मैं डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ उसकी भी कॉस्टिंग आती है, भले ही वो मैंने पहले से खरीद रखी हो। इसमें बोल रहा है कि जो हम वर्क प्लेस पे होते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन या टेलीफोन जो कम्युनिकेशन होते हैं, या टेलीफोन पे जो हम बात करके जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको भी हम बाय पोस्ट करते हैं या ईमेल्स के थ्रू करते हैं। उसमें बोल रहा है कि ये ऐसे क्यों करते हैं, तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो भी हम वर्क प्लेस पे किसी भी मैसेज को कन्वे करते हैं, तो अगर हम उसको ओरली करते हैं तो वो रिकॉर्ड के तौर पर नहीं रख सकते। भले ही टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गई है, हम किसी मैसेज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये उतना रिलायबल नहीं होगा जितना कि हम रिटर्न में करते हैं। अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।